मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ बना हुआ हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, हम लोग इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड से फंड मैनेजर देवेंद्र सिंघल सर अवेलेबल है, जिनको रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, और इक्विटी और डेट दोनों फंड मैनेजमेंट में अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो भी कोटक का न्यू फंड्स आने वाला है, जो सर ही मैनेज करेंगे, तो सर से आज हम लोग बातचीत करेंगे मार्केट आउटलुक की और फंड के बारे में। सबसे पहले मैं देवेंद्र सर का स्वागत और वेलकम करता हूं। बहुत बहुत वेलकम और स्वागत देवेंद्र सर। धन्यवाद विनोद। धन्यवाद आप सभी के दर्शकों का। मेरी तरफ से उन सबका भी नमस्कार। देवेंद्र सर, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको इंडस्ट्री के अंदर 14 साल का रिच एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली, और इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सेंसेक्स 1979 से स्टार्ट हुआ था, 100 पॉइंट से स्टार्ट होकर आज लगभग 57-58 की जर्नी कर चुका है। काफी सारे अप एंड डाउन देखे हैं मार्केट ने। उसके बावजूद अगर एक्सेल में मैंने रिटर्न डाल के देखा तो लगभग 16% CAGR चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आ रही है। तो इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेस्ट में और इंडियन इक्विटी मार्केट के कॉन्टेस्ट में आपका क्या ओपिनियन है? अगर कोई इन्वेस्टर ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि आने वाले 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया जाए, और अदर एसेट्स क्लास के कंपैरिजन में इक्विटी एसेट्स क्लास में आपका क्या ओपिनियन है? धन्यवाद विनोद। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेरे को आज 2 दशक हो गए इस मार्केट में, तो 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है आज। तो 14 नहीं 20 हो गया अभी, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है। ग्रेट। सेकेंडली क्या कहते हैं, अगर हम आप देखें जैसा आपने बताया 16% के ब्याज दर के हिसाब से ये मार्केट ने ग्रो किया है। बट हमको लगता है कि आप इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1970, 80 या 90 के दशक में भी जाते हैं तो आपको दिखेगा कि उस टाइम पे जो सेविंग डिपॉजिट्स थे उसके अंदर भी आपको 12-14% का इंटरेस्ट मिलता था। पीपीएफ में भी कई किसी किसी टाइम पे 12, 13.5, 14% तक का इंटरेस्ट मिला, जो आज के दिन में कम होता गया है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखें तो मार्केट में जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो जो एक फिक्स डिपॉजिट रिटर्न होते हैं उसके ऊपर आप एक मार्केट का रिस्क प्रीमियम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं 5 से 7% का रिस्क प्रीमियम रहता है, तो उसके अनुसार आपको देखना चाहिए रिटर्न देगा कि नहीं। तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आज देखें तो आज हमारी ब्याज दर है, कोई 10 साल का पेपर होता है 2% के आसपास कुछ मिलता है। तो वहीं अगर आप उसके ऊपर बोले कि मुझे मार्केट से थोड़ा सा ब्याज, मार्केट का रिस्क में ले रहा हूँ तो मुझे उसको कॉम्पनसेट करना है, तो आप उस पर 5 से 7% ऐड कर देते हो। ठीक है। ग्रेट। तो इस तरह से आप, तो अगर आपको डबल डिजिट, लो डबल डिजिट का रिटर्न मिलता है मार्केट में आने वाले 10, 12, 15 सालों में, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा नंबर जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टर सोचता है कि आज ये मेरे को तो पुराना 16 मिला है, बट आप तो 10, 11 बोल रहे हो। बट पहले तो आपको बैंकों में भी आपको 9, 10, 11, 12% मिलता था, जो आज आपको 4, 5% मिलता है। तो उसके हिसाब से ही मार्केट बिहेव करता है। तो उस तरह से, और इसी में अगर आप अपने स्टॉक्स का चयन ठीक से कर पाते हैं तो, और अपना एलोकेशन मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के अंदर टाइम भी कर पाते हैं, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है। ओके, ओके, ओके। देवेंद्र सर, इक्विटी मार्केट में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं, लोगों को फियर रहता है ऑलवेज कैपिटल इरोडेशन का। तो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने कितना बेहतरीन है। ऑल्दो एसआईपी अपने आप में फुल फॉर्म ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर लाइफ में कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो सफलता के चांसेस 200% हो जाते हैं रेदर देन 100%। तो एसआईपी के बारे में मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगा कि क्या ओपिनियन है, किस तरीके से इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है, क्या स्पेशल एडवांटेज है? अगर आप विनोद पहले देखें तो रेकरिंग डिपॉजिट जो बैंकों में होता था एक बहुत ही प्रचलन में आ गया था। लोगों को एसआईपी का इस्तेमाल करना मार्केट में नहीं आता था, तो वो कभी रैली कुछ मिस हो गया, कभी करेक्शन में पैसा नहीं डाल पाए, तो इन्वेस्टर सोचता रहता था यार करेक्शन आएगा तो मैं डालूंगा, थोड़ा मार्केट नीचे आएगा तो मैं डालूंगा। बट एसआईपी का जो अभी रूट है उस पे आप एक लंबे समय तक अपने को नियमित तौर से एक, जो कहते हैं ना, वचनबद्ध होके आप कहते हैं इन्वेस्ट करते रहते हैं मार्केट में, हाँ, तो हाँ। मार्केट में आप उतार चढ़ाव जो है एसआईपी के थ्रू आप वो नॉर्मलाइज कर देते हैं। राइट, राइट। विनोद, सबसे बड़ा जो रिस्क मार्केट में होता है ना वो ये होता है कि आपने गलत टाइम पे अपना पैसा निकाल लिया और ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में डाला। ठीक है।
बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर 5 साल के बाद आपको दिखेगा मार्केट तो एक नए हाई पे ही है। तो अगर आप पुराना देखते रहते हैं तो आप कभी पैसा डाल ही नहीं पाते, राइट। बट हमारा प्रॉफिट, कहते हैं जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग है वो भी बढ़ती रहती है, और हमारे मल्टीपल्स, कहते हैं अगर आप एक मार्केट में हम टर्म यूज करते हैं यील्ड गैप एनालिसिस, जो हम बोलते हैं कि अगर आपकी ब्याज दर 10 साल का जो गवर्नमेंट का ब्याज दर है वो जितना है, उसका कॉर्पोरेट अर्निंग को अगर माइनस करोगे उस यील्ड को, तो कितना डिफरेंशियल रहना चाहिए। तो क्योंकि गवर्नमेंट से जो आपको पैसा मिलता है उसमें कोई रिस्क नहीं होता, कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता, तो आप ये देखते हो कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का मेरे को कितना रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए। तो वो, अगर आपका गवर्नमेंट का ब्याज दर बढ़ता रहेगा तो आपको नेचुरली मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप सस्ता खरीदोगे। वहीं अगर गवर्नमेंट की ब्याज दर कम होती रहेगी तो आप ज्यादा मल्टीपल देके भी उस चीज को खरीद सकते हो, कॉर्पोरेट्स को। तो उस तरह से भी रहता है। बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे हिसाब से एक लंबी अवधि की इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। बट इसके अंदर भी आपको देखना चाहिए कि आपका एग्जिट जो है वो टाइमली होना चाहिए, अगर आपको कभी करना है तो। देवेंद्र सर, एक आम इंसान को इक्विटी का बेनिफिट भी अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन का फ्लो रीच होने से, इंटरनेट के माध्यम से हर इंसान को पता लगने लगा है, और असेबिलिटी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, गूगल किया काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट जनरली एक आम इन्वेस्टर एक्सेल के रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करता है 95% केसेज में देखा जाए, और इन्वेस्टर के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जो एक आम इंसान को समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो पर्टिकुलर आपका जो मल्टी कैप जो फंड है उसके तहत सेबी की क्या न्यू डेफिनेशंस आई है, उसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे आपके मल्टी कैप फंड के अंदर, और क्या अप्रोच रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, और किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए मल्टी कैप फंड एवरग्रीन है। जी, तो विनोद, जैसा कि आप जानते हैं, पहले एक मल्टी कैप कैटेगरी होती थी जो लोग इसी कैप करके चलाते थे, ठीक है। हमारा कोटक का भी स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो फंड था वो एक मल्टी कैप फंड था, बट वो लार्ज कैप बायस था। बट सेबी ने बोला नहीं भैया, अभी तो आपको अगर मल्टी कैप में चलाना है तो आपको हर कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% करना ही करना है। अगर नहीं तो आपके ये कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, जहां पे आप जाइए। तो हमारा जो फ्लेक्सी कैप है वो एक लार्ज कैप बायस फंड है, जहां पे हम बहुतायत में लार्ज कैप 65 से 70% का हमारा लार्ज कैप का है, बाकी हम स्मॉल कैप और मिड कैप में रहते हैं। ये जो हमारा नया फंड है मल्टी कैप, ये सेबी के डेफिनेशन के अनुसार मिनिमम 25% लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और 25 स्मॉल कैप यानी छोटे शेयरों में इन्वेस्ट करेगा। अभी हम बात करें तो लार्ज कैप क्या स्टॉक्स हैं, मिड कैप क्या स्टॉक्स हैं और स्मॉल कैप क्या स्टॉक्स हैं। जो एमपी का जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहता है कि जो पहले देश के सबसे 100 बड़े स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप है, ठीक है। उसके बाद अगले जो 150 स्टॉक है, यानी 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक के जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप स्टॉक्स हैं। उसके बाद जो भी सारे स्टॉक्स हैं वो सब स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इस फंड में हम मिनिमम 25% पहले 100 स्टॉक्स के अंदर, मिनिमम 25% अगले 150 स्टॉक के अंदर, और उसके बाद 25% बाकी 250 के ऊपर वाले स्टॉक्स के अंदर रहेंगे। इस मॉडल, ये जो एनएफओ लाए हैं, इसमें एक और विशेष बात है कि ये तो हो गया मिनिमम सेबी की रिक्वायरमेंट के अनुसार 25-25% आपका कैसे रहेगा। इसके अलावा हमारा जो 25% बच जाता है उसको हम डायनामिकली एलोकेट करेंगे एक मॉडल के बेसिस पे। जो मॉडल दो उस पे आधारित है केंद्रों पे। पहला होता है मीन रिवर्जन पे, कि मिड कैप और स्मॉल कैप पे कब आप ओवरवेट हो तो आपको आने वाले 2-3 साल के अंदर वो अच्छा रिटर्न देंगे लार्ज कैप के मुकाबले। दूसरा आता है कि आपने ओवरवेट पोजीशन तो कर ली, बट क्या आप उसको कल ही बेच दोगे अगर मार्केट ऊपर नीचे हुआ? नहीं। तो वो हमारा मोमेंटम है जो बताता है, मॉडल बताता है कि आप आने वाले कितने टाइम तक उस ओवरवेट पोजीशन को कैरी रखो जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से ये मॉडल काम करता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए किसी थीम को प्ले करना चाहते हैं, लेट्स से आप बोलते हैं कि मुझे गाड़ियों के शेयर्स खरीदने हैं, 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों की कंपनियां खरीदनी है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको जो जितने भी ये नाम है ना कंपनियां, ये सारी टॉप 100 के अंदर है, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हुए भी उसको स्मॉल कैप में नहीं खरीद सकते। वहीं अगर आप कहते हो कि भैया नहीं, मुझे तो होम इम्प्रूवमेंट या बिल्डिंग मटेरियल में बहुत अच्छा आने वाले टाइमों में रिटर्न दिखता है, तो मैं इसको पोर्टफोलियो में डालूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो जितनी सारी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना, वो स्मॉल कैप या मिड कैप में ही मिलती है। तो एक तो मॉडल हो गया जो हमें बताएगा कि कहाँ पे ओवरवेट आपको जाने से फायदा होगा। दूसरा, किस थीम को आप प्ले करना चाहते हो उस टाइम पे, जो आपको अट्रैक्टिव लगती है, उसके अनुसार हमारा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में एलोकेशन रहेगा। देवेंद्र सर, अभी न्यू फंड है, काफ़ी सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन है माइंड में कि न्यू एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एसआईपी के माध्यम से करना चाहिए या लमसम के माध्यम से करना चाहिए, एनएफओ के क्या एडवांटेज है ऑन गोइंग फंड से करंट मार्केट को लेवल को देखते हुए, और अभी पर्टिकुलर इसी मार्केट लेवल पे अपने मल्टी कैप लॉन्च करने का कोई स्पेसिफिक रीजन होगा, तो क्या स्पेसिफिक कारण है जो आज की डेट में एनएफओ आप लोग लेके आए हो, और इसमें आम इन्वेस्टर को पैसा कैसे डालना चाहिए और कितने परसेंटेज ऑफ उसके सेविंग का डालना चाहिए, क्योंकि हर इन्वेस्टर का सेविंग अलग अलग है। तो विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर इन्वेस्टर को जो अपना इक्विटी का, हमारा जो अभी व्यू है वो ये है कि हमको इक्विटी में न्यूट्रल वेट रहना चाहिए। तो आप अपने विशेषज्ञ जो सलाहकार हैं उनकी मदद से आप पहले तो ये डिटरमिन कीजिए कि ये पता चले कि आपके लिए सही इक्विटी का लेवल क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई 20% में बैठा है, उसको 50% होना चाहिए, तो उसको इक्विटी में पैसा डालना चाहिए। अगर कोई 80% बैठा है जिसको 50% या 40% होना चाहिए, तो उसके लिए लेवल उपयुक्त नहीं है, उसको वहां से पैसा निकालना चाहिए। तो ये तो आपके जो सलाहकार हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, वही आपको ढंग से बता पाएंगे कि आपको कितना पैसा इस टाइम इक्विटी मार्केट में डालना चाहिए, आपके आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार। लेकिन जो भी निवेशक अभी पैसा डालना चाहिए जिसको, तो वो उसके अंदर लमसम भी डाल सकता है या एक मुश्त में भी डाल सकता है और एसआईपी के थ्रू भी डाल सकता है। सवाल ये होता है कि आप एक मुश्त डालेंगे तो क्यों, क्या मैं मार्केट में इसको, मेरे को टाइम मिलेगा? तो विनोद जी, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं बहुत ही लोगों को मिलता हूँ और मुझे मैं बता सकता हूँ कि अभी भी वो करेक्शन का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 9,000 10,000 के लेवल से वो करेक्शन का वेट कर रहे हैं और अभी भी बोलते हैं कि करेक्शन आएगा तो मैं पैसा डालूंगा। ठीक है, बट मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप हिस्ट्री देख लीजिए, पिछले 30-35 साल का सेंसेक्स का रिकॉर्ड देख लो। हर साल अपने पीक लेवल से मार्केट 10 से 15% के ऊपर से डिक्लाइन करता है। कोई 2 या 3 साल हुए हैं जहां पर इतना डिक्लाइन नहीं हुआ, और जब भी डिक्लाइन करता है उसके बाद वो वापस अपनी रुझान पे चला जाता है। सी आप गाड़ी भी चलाते हैं, इंजन गर्म होता है ना, तो इंजन गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए आप रुकते हैं या उसको पानी डालते हैं, पहले पानी डालते थे, अभी गाड़ी को रुकते हैं, राइट? तो एक एक बहाव जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, और लेकिन वो वापस शुरू हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा जो इसका योगदान है, जो हम कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, आज हमारा मार्केट बिना फंडामेंटल के नहीं चल सकता। इसके अलावा जो दो फैक्टर होते हैं वो होता है कि कितना पैसा मार्केट में फ्लो कितना आ रहा है और सेंटिमेंट कैसा है। तो अगर मैं आपको फंडामेंटल की बात बताऊं तो 2021 में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, जो जितनी भी कंपनियां हैं उनका कितना प्रॉफिट है और उसका अनुपात देखते हैं जीडीपी के ऊपर, तो वो एक 2.1% के आसपास था। ठीक है, ये FY20 में 1.9% का लो इसने बनाया था। वहीं अगर आप 2002 से 2008 की तरफ देखें, तो हमारा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट था वो 2.2% से लेके 7.8% हो गया था 2008 में। तो वो 7-8 साल का एक लंबा सफर था जहां पे हमने देखा कि मार्केट भी एक नए स्तर पे आया था। मार्केट ने पिछले कुछ सालों में बहुत कोशिश किया कि ये प्रॉफिट को हम ऊपर देखें, क्योंकि 2008 के बाद वो प्रॉफिट लगातार नीचे ही आ रहा था। तो ये मीडियम टर्म साइकिल होते हैं जहां पे प्रॉफिट रहता है। अगर हम आज सिचुएशन देखें तो आप देखोगे कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत में, उसमें डेट बहुत कम है। कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम के बाद सबने कॉस्ट काटा है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट काट दिया, एडवर्टाइजमेंट कम हो गया, कहते हैं ऑफिस का किराया थोड़ा कम हो गया, ट्रैवल एक्सपेंसेस बच गए, इस तरह से। प्लस कंपनियों ने बहुत मशक्कत की है, मेहनत मशक्कत किया है कि हमारा जो ब्रेक इवन लेवल है, हम कम रेवेन्यू पे भी कैसे अच्छा प्रॉफिट दिखा पाए। तो ये, उसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, तो उसका भी प्रॉफिट पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो हमको लगता है आने वाले टाइम में जो ये प्रॉफिट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये बढ़ने ही वाला है।
और मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता सकता हूं कि अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट का जो लेवल है वो फंडामेंटली इंटैक्ट रहेगा। बीच में उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा कोई बड़ा बहुत ही लंबा करेक्शन आने की उम्मीद कम लगती है हमारे हिसाब से। तो अगर आपको एक मुश्त भी पैसा डालना है और आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का होराइजन है, आप बेझिझक डाल दीजिए। आपको अगर एसआईपी के थ्रू डालना है कि लगता है कि नहीं भैया मार्केट लेवल कम है या ज्यादा है, तो आप एक मुश्त की जगह आप एसआईपी के थ्रू भी उसमें आ सकते हैं। आपने एक सवाल पूछा था कि एनएफओ और कोई भी जो करंट फंड चल रहा है उसमें क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कोटक का जो ये एनएफओ है, इसमें हम जो बाकी का 25% हिस्सा है जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक मॉडल के ऊपर और एक के ऊपर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो ये किसी और के पास मॉडल नहीं है मल्टी कैप में आज की डेट में। तो सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, एनएफओ के अंदर आपको एक प्रोविजन रहता है कि आप अपना पैसा धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। तो सेबी का जो रूल है उसके हिसाब से तो मुझे अगर जब मेरा फंड बंद हो जाता है और जो पहले दिन की एनएबी क्लोज हो जाती है, उसके बाद मुझे 30 दिन तक वो पैसे को निवेश करना चाहिए। तो एक मेरे पास एटलीस्ट 30 दिन का तो टाइम है कि मैं उसको निवेश कर सकता हूँ। बट अगर हमको लगता है कि नहीं मार्केट का कंडीशन अभी कॉन्ड्यूसिव नहीं है, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जा सकता हूँ और उनसे एक एक्सटेंशन मांग सकता हूँ इस पैसे को निवेश करने के लिए, जो हमने हमारे पिछले फंड में भी किया था। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन, अगर आप सोचते थे कि आपको हर लेवल पे इन्वेस्ट करना है तो एनएफओ एक अच्छा रूट है वो करने के लिए भी, रादर देन आप उस पैसे को टाइम करें। एनएफओ फंड मैनेजर भी उस पैसे को आपके लिए टाइम कर सकते हैं। देवेंद्र सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि एनएफओ अभी आपका 10 रुपये पे लॉन्च हो रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर एक लमसम अमाउंट डाल दिया, लेट सपोज कि 100 रुपीज पुट कर दिया, एवरी मंथ ही स्टार्टेड सम इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एसआईपी, सिस्टमेटिक तरीके से उसमें एग्जाम्पल के लिए 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इस कैटेगरी की क्या कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न देने के लिए, क्योंकि आपको लगभग 14 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट के अंदर, और कोटक के साथ भी आप 2007 से जुड़े हुए हो, इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो पर्टिकुलर जो मल्टी कैप का कैटेगरी है, जो अभी सेबी ने न्यू क्लासिफिकेशंस किया है, क्योंकि पास्ट के अंदर जो मल्टी कैप के रिटर्न आए उनको कंपेयर करना कहीं सेंसेबल नहीं है, क्योंकि पहले क्लासिफिकेशंस और सेबी का रूल्स पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस में नहीं था। तो बहुत सारे फंड लार्ज कैप बाइस्ट थे, बहुत सारे मिड कैप थे, स्मॉल कैप थे, तो एक्चुअल मल्टी कैप नहीं थे। अभी जो भी फंड है वो एक्चुअल मल्टी कैप होंगे विथ लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन ऑफ सेबी। तो इस कैटेगरी की क्या कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेट, क्या ये डबल डिजिट में रिटर्न्स देने की कैपेसिटी वाला फंड है इन्वेस्टर के लिए? सो विनोद जी, एक नंबर को ना देते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं हिस्ट्री देखें, पिछले 10 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, और आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को अलग अलग बकेट्स में उस इंडिसेस का रिटर्न देखें हर कैलेंडर ईयर का, तो आप देखोगे कि कभी किसी साल लार्ज कैप ज्यादा रहता है, कभी किसी साल मिड कैप रहता है, कभी किसी साल स्मॉल कैप रहता है। तो तीनों का परफॉर्मेंस सेम सा नहीं रहता। राइट। बट अगर आप लंबे टाइम के लिए देखो तो ये परफॉर्मेंस कन्वर्ज करते हैं। मिड कैप आपको थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देता है लार्ज कैप से, और स्मॉल कैप थोड़ा सा उससे ज्यादा बेहतर देता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम यू आर लुकिंग एट। इसके अलावा अगर आप हम कोटक में जो फंड को देखें तो हमने तीनों ही मार्केट कैप बकेट्स के अंदर हमारे 3 फंड हैं। लार्ज कैप के अंदर हमारा कोटक ब्लू चिप है, स्मॉल कैप के अंदर हमारा कोटक स्मॉल कैप है, और मिड कैप के अंदर कोटक इमर्जिंग है। तो हमने इन तीनों ही फंड्स के अंदर लंबे समय के लिए, मतलब अधिकतर समय में इन्वेस्टर के लिए वैल्यू एड किया है। तो पहले तो मैं इस मॉडल को ही अगर हम बैक टेस्ट करते हैं तो हम पाएंगे कि ये फंड ने बॉर्डर मार्केट को भी आउट परफॉर्म किया 15 में से 10 साल से, और 11 में से 10 साल मल्टी कैप इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया। और मल्टी कैप इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी एनएससी से ज्यादा ही रहा है। ठीक है, तो एक तो सिर्फ एलोकेशन के बेसिस पे ही मेरा ज्यादा हो गया, फिर मेरा मॉडल आ गया उसके ऊपर कि जो डायनेमिकली एलोकेट कर सकता है उससे मैं रिटर्न बढ़ा सकता हूँ। तीसरा मेरा आ गया कि मैं स्टॉक सिलेक्शन से भी अल्फा बढ़ा सकता हूँ। तो हमको लगता है कि अगर आप इसमें 5 साल के लिए रहें तो एक डबल डिजिट तो डेफिनेटली तौर पर इन्वेस्टर्स को दिखना चाहिए। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, बट वैसा हमको लगता है कि ऐसा हमको रिटर्न मिलना चाहिए लंबे टाइम के लिए। तो देवेंद्र सर, ये सत्य है कि मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टर 5 साल 10 साल के व्यू से, तो डबल डिजिट रिटर्न आराम से बनने वाला है।
और जो इन्वेस्टर्स इसमें लमसम डाल के एसआईपी कर लेगा उसके लिए और बेहतरीन एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि वो मार्केट के हर लेवल पे एंट्री करता जा रहा है बाय वे ऑफ एसआईपी। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बनाने का इक्विटी का बेस्ट टूल है और लॉन्गर रन में बहुत अच्छी वेल्थ बनती है इसके अंदर। और मल्टी कैप के अंदर तीनों कैटेगरी का उसको टेस्ट मिलेगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। जो रेस्ट 25% है, डिपेंड ऑन मॉडल, डिपेंड ऑन द स्टॉक सिलेक्शन, डिपेंड ऑन द मार्केट सिनारियो, आप अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, बट लार्ज कैप बाइस्ड रहेंगे। बिल्कुल सही है सर। तो विनोद जी, मैं सिर्फ एंड में ये कहूंगा कि ये हमारा जो एनएफओ है ना मल्टी कैप, ये एक त्रिवेणी संगम है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का। हाँ हाँ। और इसका आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो हम इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं, इस फंड को इन्वेस्टर्स को लेके जाने के लिए। हमारा कहते हैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने अच्छा किया है और हम सोचते हैं कि हम आगे वाले टाइम में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इन्वेस्टर्स की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा हमारे इस एनएफओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय दिया और हमें अपग्रेड किया अबाउट मार्केट एंड आपके एनएफओ के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और किस तरह से एक आम इन्वेस्टर लॉन्गर रन के अंदर वेल्थ बना सकता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने आप में वेल्थ बनाने के लिए सुपीरियर टूल है, उसमें भी मल्टी कैप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए और बेहतरीन होगा एज पर माई व्यू, क्योंकि उसके अंदर उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर का और सेबी के रूल्स रेगुलेशंस का एडवांटेज मिलता है, और साथ ही साथ में कोटेक जैसे दिग्गज ब्रांड का एडवांटेज और उसकी रिसर्च प्रोसेस का फायदा मिलता है। तो मैं देवेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving your time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.